हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का रसायन शास्त्र पार्ट 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये देखे थे। आज हम उससे आगे जानेंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चैप्टर चालू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के और वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिले, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। देखिए, जैसे कि कहता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में अभिक्रिया देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या जानेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया तो जान चुके हैं। तो कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ठीक है, एवं उत्पाद की जगह, यानी कि जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद, यानी कि अभिकारक को, अभिकारक और उत्पाद, उत्पाद मतलब क्या होता है, प्रतिफल, अभिकारक या प्रतिफल। ठीक है, अभिकारक या प्रतिफल कहिए या उत्पाद कहिए, यानी किसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, उत्पाद भी कह सकते हैं और प्रतिफल भी कह सकते हैं। तो कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें अभिकारक एवं उत्पाद की जगह, अभिकारक या प्रतिफल की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का, यानी कि उसके जो भी रासायनिक सूत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल के जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि उसके जगह पर क्या लिखते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, कहता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल, चूंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, क्या अभिकारक होता है, क्या प्रतिफल होता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके जरूर देखिए, तब आपको आगे से अच्छा से समझ में आएगा। तो ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल की जगह उसको हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg+O2, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि Mg और O2 आपस में अभिक्रिया करके क्या चीज़ करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, उसी तरह से Zn और SO4, सॉरी H2SO4, तो बनेगा क्या, ZnSO4 और H2, ये गैस मुक्त करेगा। यानी कि Zn जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको कह सकते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं। तो जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट आपस में अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या, वही रासायनिक अभिक्रिया है। और ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या किए, इसको अभिकारक और ये दोनों मेरा क्या अभिकारक है और ये मेरा क्या है, प्रतिफल है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, जो शब्द समीकरण होता है उसके जगह पर हम ये क्या लिख दिए, हम उसका ये सूत्र लिख दिए। मैग्नीशियम ना लिख करके हम सीधा Mg लिख दिए, ऑक्सीजन ना लिख करके हम सीधा O2 लिख दिए। यानी कि क्या कहा, उनके जगह पर हम रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते थे, ये उसका रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, और इसका प्रतिफल क्या बना, MgO, यानी कि हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड हिंदी में ना लिख करके क्या लिख दिए, हम इसको लिख दिए MgO। ठीक है, तो संकेत हो गया। तो कहता है रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे आता है रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी कि जो रासायनिक समीकरण होता है हमारा क्या चीज़ को बताता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, आगे आता है रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताइए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण मेरा दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, और दूसरा का होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी कि पहला असंतुलित और दूसरा का संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जाम के व्यू से ये नहीं पूछेगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि पहले ये बताइए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि हम संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, और हम संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, तो आगे जानेंगे कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। पहले ये जानते हैं रासायनिक समीकरण, सॉरी संतुलित समीकरण होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में तो देखिए लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा प्रतिफलों में अलग अलग तत्वों के, यानी कि कहता है वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा प्रतिफलों में अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यानी कि क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में, तो कहता है अभिकारकों तथा प्रतिफलों, यानी कि जो मेरा अभिकारक होता है, जो अभिकारक होता है तथा
प्रतिफल होता है। ठीक है, उसके जगह पर हम क्या करते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या का, अलग अलग जो भी तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अलग अलग जो तत्व होता है उसके परमाणुओं की संख्या क्या होती है, एक जैसा होता है, बराबर। यानी कि अभिकारक के जगह अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक और प्रतिफलों की परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जितना अभिकारक होगा उतना ही प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या होगा। तो कहता है संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए Na2 और 3H2, यहाँ क्या बना 2NH3। तो मेरा क्या बना, 2 गो नाइट्रोजन का परमाणु है और इधर 6 गो हाइड्रोजन के परमाणु है। ठीक है, तो उधर क्या बन गया, तो मेरा देखिए 2 गो नाइट्रोजन के परमाणु हो गया और 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन के परमाणु हो गया। यानी कि जितना इधर परमाणु की संख्या है, नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2, इधर भी नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2, इधर भी नाइट्रोजन के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6, इधर भी 3 दूना हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6। तो हम क्या कहेंगे, ये मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण है। हम कह सकते हैं ये मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो ये समझ गए कैसे होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये देखिए इधर भी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 और इधर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 6, तो इधर देख लीजिए 3 और 2, 3 दूना 6, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2। ठीक है, अब आगे आता है ये समीकरण। देखिए इसमें भी देखिए पोटेशियम और ये पानी, पोटेशियम और पानी आपस में अभिक्रिया किया तो बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। तो इधर क्या है पोटेशियम के परमाणु, इधर पोटेशियम के परमाणु 2 गो है और इधर पानी के परमाणु क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु क्या है 4 गो और ऑक्सीजन के परमाणु क्या है 2 गो। इधर देखिए पोटेशियम के परमाणु 2 गो, तो पोटेशियम के परमाणु 2 गो मिल गया, यानी कि इसके जगह पर ये मिल गया, 2 सेम है। चलिए हाइड्रोजन के परमाणु क्या गो 4 गो है, इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु देखिए 2 गो और 2 गो यहाँ है, इसके आगे 2 लगा हुआ यानी कि इसका 2 गया ई, तो 2 गो परमाणु की संख्या क्या हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन इधर 1 गो, तो ऑक्सीजन इधर भी 1 गो, यानी कि ये भी मेरा क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण है। हम इतना कह सकते हैं कि ये दोनों जो मेरा समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब आगे जानेंगे हम समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। संतुलित नहीं करेंगे तो नहीं काम चलेगा, ये भी बोर्ड में पूछता है। ठीक है, कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। आगे है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है, जैसे प्रश्न आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताइए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, हम क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या कहता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके। यानी कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तब आराम से कह सकते हैं कि भाई देखिए बात ऐसा है कि हम रासायनिक 9th में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को किस लिए संतुलित करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का जो संरक्षण है वो पालन हो सके। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का नाश किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है कहीं से, और नहीं आप कहीं खत्म कर सकते हैं द्रव्यमान को। यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तित होता है दूसरे में, न कि कम जाता है नहीं बढ़ता है। द्रव्यमान जो है जिसको हम लोग मास कहते हैं, वेट कहते हैं या वजन कहते हैं, वो ना कमता है नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का नाश हो सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कहता है कि क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ताकि जिधर भी रहे द्रव्यमान बराबर रहे, यानी कि बैलेंस्ड रहे, एक रंग रहे, न कम रहे न ज़्यादा रहे, न प्रतिफल में ज़्यादा रहे न प्रतिकारक में ज़्यादा रहे। इसलिए हम द्रव्यमान संरक्षण को नियम के पालन करते हुए हम इसको क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, आगे आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियाँ होती है, 2। यानी कि जो रासायनिक समीकरण आता है उसको क्या विधि से आप संतुलित कर सकते हैं, 2 विधि से। तो ये भी नंबर कभी कभी पूछ देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बोर्ड में क्या पूछ देगा कि भाई बताइए ये दो तीन को समीकरण दे देगा, कहेगा इसको संतुलित करके बताइए 2 नंबर का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसमें 2 गो विधि है। ठीक है, 2 विधि क्या है, एक है अनुमान विधि और एक है बीजगणितीय विधि। ठीक है, क्या है, पहला है अनुमान विधि और दूसरा है बीजगणित। यानी कि पहला हम अनुमान लगा के हम लगा सकते हैं कि भाई इधर क्या होना चाहिए उधर क्या होना चाहिए, और दूसरा का क्या है बीजगणित, यानी कि गुना भाग करके, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग करके हम देखेंगे, वो विधि को हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय विधि। तो समीकरण में 2 तरह से संतुलित करेंगे, अनुमान लगाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग तुर्तिक्का विधि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि तुक्का लगाएंगे भाई क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आता है तो बच्चा कैसे तुक्का लगाता है, तो इसी तरह से हम इसमें अनुमान लगाएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा अनुमान विधि। ठीक है, और इसका है बीजगणित, यानी कि गणना करके हम इसमें देखेंगे, जो होगा वो लगाएंगे। ठीक है, तो यह मेरा बीजगणितीय विधि। आगे हम देखेंगे कि कैसे इसको संतुलित करते हैं। दोनों विधि से आपको हम बताएंगे कि अनुमान विधि से कैसे हम संतुलित करेंगे और
बीजगणितीय विधि से कैसे संतुलित करेंगे। उससे पहले कुछ है कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका क्या गुण होता है। तो कहता है अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि जो अवस्था रहता है, ठीक है, द्रव है, हो सकता है ठोस हो जाए या गैस में बदल जाए, तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। या रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए कोई लाल है, हो सकता है पीला हो जाए, काला हो जाए, उजला हो जाए, यानी कि रंग में ही परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये सब हमको देखने को मिलेगा। कितना? 5 पॉइंट। क्या? अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अवक्षेप का बनना होगा, हो सकता है अवक्षेप बन जाए। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है आगे बढ़ाएंगे अवक्षेपण अभिक्रिया में, इसी चैप्टर में। गैस का निष्कासन, यानी कि गैस निकलना होगा, यानी कि गैस भी निकलेगा, देखेंगे कोई कोई अभिक्रिया ऐसा होगा कि गैस निकलेगा। ठीक है, आगे है ताप में परिवर्तन, हो सकता है तापमान बदल जाए। ठीक है, अभी कुछ अभिकारक में कुछ और तापमान है और प्रतिफल में कुछ और तापमान हो जाए, लेकिन ये कदापि नहीं कह रहा है, इसमें यह गुण नहीं है कि क्या द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, ये सब का निर्माण होता है, ये सब परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो सके। ठीक है, इसलिए वो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था मेरा क्या चीज़, रासायनिक अभिक्रिया के गुण। ठीक है, आगे जानेंगे अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि क्या होता है। ठीक है, हमें एक बात बताना भूल गए हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, चूंकि वो बोर्ड में पूछता नहीं है। ठीक है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिधर, यानी कि इसमें क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में, यानी कि दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, और उसमें क्या होती है, अलग अलग होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण में। यानी कि प्रतिकारक में और प्रतिफल में दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की जो परमाणु की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, प्रतिफल में अलग होगा परमाणु की संख्या और प्रतिकारक में परमाणु की संख्या अलग होगा। ठीक है, यानी कि दोनों में दो तरह का होगा, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। वो चूंकि बोर्ड में नहीं पूछता है इसलिए इसको याद करना कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये पूछता जरूर है, कभी कभी पूछ देता है बोर्ड वाला कि रासायनिक संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, या वो नहीं पूछेगा तो ये पूछ देगा कि भाई बताइए रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। 2 नंबर का पूछता है, बेसी नंबर का नहीं पूछता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और प्लीज़ समझ में आई हो, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।